मुख्यमंत्री जी के आंख पर धृतराष्ट्र की तरह जो पट्टी बंधी है वो करनाल के गुलदस्ता गैंग में डालने का काम पिछले कई वर्षों से किया हुआ है। वो गुलदस्ता गैंग जो डीसी निशांत यादव को सबसे ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर की तकमील दे रहा था और हम लगातार बोल रहे थे कि वी हैव नॉट सीन उनसे ज्यादा डिसऑनेस्ट ऑफिसर इन करनाल। उसको गुलदस्ता गैंग ऑनेस्टी की तकमील देने का काम करता है। तो मेरी गुलदस्ता गैंग से भी गुजारिश है कि इस शहर को बसने जीने दो, अपने घरों में शांत होकर के बैठ जाओ ताकि करनाल शहर के लोगों की ये लूट जो है वो बंद हो सके। ये लूट गुलदस्ता गैंग की वजह से भी बहुत ज्यादा हो रही है। 5-6 लोग हैं जो ऑफिसर के आते ही गुलदस्ते लेके पहुंचते हैं और वही 5-6 लोग मुख्यमंत्री को घेरे रहते हैं और मुख्यमंत्री को ये गलत सूचनाएं देने का काम करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस के नेता वीरेंद्र राठौर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने आप में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले शुक्रवार को जब डीटीपी विक्रम सिंह को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था और आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद जब डीटीपी विक्रम का रिमांड लिया गया, दौरान रिमांड उन्होंने तहसीलदार राजबख्श का नाम किया, जिन्हें कल आपको बता दें कि अपने दफ्तर से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया और कल रात को उनका मेडिकल हुआ और कुछ ही देर में आपको बता दें कि आज जो है उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, रिमांड उनका लिया जाएगा। और इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं, जो सफेद पोश हैं, या फिर जो वीरेंद्र राठौर नेता, कांग्रेस नेता ने कहा कि जो गुलदस्ता गैंग है, जो किसी भी अफसर के, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, डीटीपी हो या निगम कमिश्नर हो, उनके आते ही जो है गुलदस्ते लेकर पहुंच जाते थे। अपने आप में सरकार के ऊपर भी बड़ा हमला उन्होंने जरूर किया, चाहे उसमें करनाल सांसद हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर हो, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जो अपने आप में आपको बता दें कि जो मामला है सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो है हो सकता है अगर इसकी जांच सही तरीके से की जाए। क्या कुछ कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपको इसके साथ ही अगर हम बात करें 4000 रजिस्ट्रियां जो है वो बिना एनओसी की होगी। बिना एनओसी का मतलब है करोड़ों रुपए का घोटाला अपने आप में इन रजिस्ट्रियों में होगा। क्या कुछ पूरे मामले में कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर का कहना है, देखिए तस्वीरें। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि कल कुछ दिन पहले जहां डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार किया था, तो वहीं कल तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया। तो वहीं बड़े खुलासे करते हुए कांग्रेस के जो नेता है वीरेंद्र राठौर, वो भ्रष्टाचार पर कई खुलासे आज करने जा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी जरूर कीजिए। आपको बता दें कि आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड भी मांगा जाएगा और आगे इस षड्यंत्र में, इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन से बड़े जो अधिकारी हैं, कौन कौन से नेता हैं शामिल हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी, आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की ये प्रेस वार्ता एक गंभीर मुद्दा जो हमारे शहर से उजागर हुआ, जो स्कैम हमारे शहर से उजागर हुआ, जिसमें कुछ दिन पहले डीटीपी करनाल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तहसीलदार करनाल को डीटीपी के डिस्क्लोजर के बेसिस पे गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर विभिन्न पहलुओं के ऊपर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए प्रेस के माध्यम से, आप सब साथियों के माध्यम से कुछ प्रश्न करनाल की जनता से के बीच में भी छोड़ने आवश्यक है, उनकी राय लेनी भी आवश्यक है, और कुछ प्रश्न हरियाणा के मुख्यमंत्री, करनाल से विधायक, उनसे पूछने भी आवश्यक है और करनाल की जनता की भावना उन तक पहुंचे, ये भी बहुत आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर के आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। 3 दिन पहले स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत कांड, डीटीपी रिश्वत कांड का जो उजागर किया, हमारी दृष्टि में ये आज तक के करनाल के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक स्कैम। उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 दिन के बाद तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया, राजबख्श जी को गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने का आधार आप सब साथियों के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से जो हमारे सामने आया, वो था डीटीपी करनाल की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिस दौरान ये पता लगा कि 14 लाख रुपए तहसीलदार करनाल ने डीटीपी करनाल को दिए, जो कि रिश्वत के पैसे थे,
और उसके एवज में राजबख्श तहसीलदार करनाल को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में पेश किया जा रहा है, न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि ये केवल 14 लाख का मामला नहीं है, ये मामला सैकड़ों करोड़ रुपयों का है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन तमाम पहलुओं की जांच, जो कि मेरी नज़र में आज ठीक दिशा में चल रही है, परंतु गहराई से उन सारे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए जिन बिंदुओं के ऊपर से पर्दाफाश करना इस भ्रष्टाचार का बहुत आवश्यक है। मेरा ये कहना है कि तहसील का भ्रष्टाचार केवल एक रजिस्ट्री को लेकर के नहीं है। जब से तहसीलदार करनाल राजबख्श करनाल में आए हैं, करनाल का बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है पिछले कई वर्षों से कि तहसील के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार है। मीडिया के हमारे साथियों ने तहसील के भ्रष्टाचार के ऊपर व्यापक रूप से हमेशा बात उठाने का काम किया। सीएम विंडो के ऊपर लगातार कंप्लेंट्स करनाल शहर के लोगों ने तहसील में चल रहे भ्रष्टाचार के ऊपर की हैं, परंतु अपने आप को जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कहने वाली सरकार के कान के ऊपर पिछले कई वर्षों से कोई जू रेंग नहीं रही थी। आज मैं आपके समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 4000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ तहसीलदार साहब के कार्यकाल के दौरान विभिन्न गैर कानूनी कॉलोनियों के माध्यम से पिछले 2-3 वर्षों में की गई। कितनी बताइए? लगभग 4000। हमारी टीम ने, हम साथियों की टीम ने इन तमाम मुद्दों पे, इन रजिस्ट्रियों के ऊपर हमने बहुत कोशिश की इन रजिस्ट्रियों की कॉपी निकालने के लिए, और मैं कामयाब हुआ। उन 4000 में लगभग 1-1.5 हज़ार तो मेरे पास ही पड़ी हैं। ये सारी रजिस्ट्रियाँ ये आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री हरियाणा भी देख लें, उल्टी ये देख लें, मुख्यमंत्री हरियाणा भी देखें, थोड़ा फेस से नीचे देखो, ये देखें। ये 4000 का भी रिकॉर्ड सरकार के पास प्रिंटर बड़े होते हैं, वो निकाल सकते हैं, प्रिंटर आउट निकाल सकते हैं। 2 मिनट में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भ्रष्टाचार क्या है। करनाल की जनता को इसके बारे में जानना चाहिए। अब जैसे एक ये रजिस्ट्री है, आप देख सकते हैं, ये एक प्लॉट की रजिस्ट्री। अब इसके ऊपर नो ड्यूज लेने आवश्यक है। सरकारी रेट के हिसाब से इसके नो ड्यूज बनते हैं 2,18,750 रुपये। ये पैसा सरकार के पास जाएगा। 2 लाख। कंप्यूटर में अगर आप विकास कॉलोनी का एड्रेस डालेंगे तो कंप्यूटर बता देगा कि भी इसके ऊपर इतने ड्यूज हैं, भैया इतने पैसे जमा कराओ। तहसीलदार साहब कहते हैं इस पैसे को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, आप पैसे मुझे दो, इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अब रिश्वत इस रजिस्ट्री के एवज में ली गई हूँ। अब हैरान होंगे कि अब इस रजिस्ट्री को करने के लिए एक ऐसी आईडी का प्रयोग किया जाएगा जिसके ऊपर नो ड्यूज ऑलरेडी जमा हो चुके होंगे। पर वो मूर्ख, मैं समझूंगा ये ना केवल मूर्ख लोग हैं, ये नहीं जानते कंप्यूटर कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। जब आप आईडी डालते हैं सामने के पेज से तो आप आईडी फाड़ देते हैं, एनओसी जो स्लिप निकलती है, पर कंप्यूटर पीछे ट्रेल छोड़ के जाता है। ये देखिए, अब इस पे एड्रेस डाल दिया अंसल रोड। जैसे ही आपने अंसल रोड करार डाला तो वो कंप्यूटर ने उसको उठा लिया, क्योंकि इस एड्रेस की एनओसी जनरेटेड है। और आपने 60,000 70,000 जो भी आपने रिश्वत ली, जिस आदमी ने 2 लाख रुपए बचाने थे उसके एवज में 60-70,000 रुपये देता। अब वो कितने पैसे लिए वो जांच का विषय है, पर 2,17,000 सरकार का लॉस टू द गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की ट्रेजरी। एम्बेजलमेंट ऑफ दैट फंड हैज टेकन प्लेस अपार्ट फ्रॉम करप्शन के अलावा एम्बेजलमेंट ऑफ फंड ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट,
ये ज़्यादा सिरे से ये हुआ है। तो ऐसी लगभग 4000 रजिस्ट्री हैं। अब 4000 रजिस्ट्री को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, कितने जीरो आते हैं। 4000 रजिस्ट्री को आप 2 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर जीरो खत्म हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो 100 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 50 करोड़ है कि 80 करोड़। अब ये कन्फेशन स्टेटमेंट केवल 14 लाख रुपए की पर आकर के केस खत्म नहीं होता। मेरा ये निवेदन है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन तमाम रजिस्ट्रियों को कब्जे में ले, और इसको मुख्यमंत्री जी बारी बारी कहते हैं कि सबूत दें। अब मैं इस बार पे आ रहा हूं कि इनके सबूत मांगने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये तो आपके रिकॉर्ड में ही पड़े हैं, आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। मैंने आरटीआई भी नहीं लगाई है, ये आपके पोर्टल पे से ही डाउनलोड कर ली हैं रजिस्ट्रियाँ और उनके प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। तो जो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस प्रकार का घोटाला उजागर हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि सबसे पहले तो पिछले 3 साल की इन 4000 रजिस्ट्रियों को अपने कब्जे में, जितनी भी रजिस्ट्रियाँ कब्जे में लेकर के एक एक रजिस्ट्री की गहनता से जांच हो, और जो पैसा हरियाणा सरकार के खजाने में जाना चाहिए था उस पैसे की रिकवरी करके वो सरकार के खजाने में डालने का काम हो। ये मेरी पहली डिमांड इसके लिए। बीजेपी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जीरो टॉलरेंस मुझे लगता है एक शब्द किसी डिक्शनरी में या कहीं बीजेपी के नेताओं ने पढ़ लिया और उसका इस्तेमाल कर दिया। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आज कोई घटना घटी, हमने बर्दाश्त नहीं की और हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। इट इज नॉट अ केस ऑफ जीरो टॉलरेंस, इट इज अ केस ऑफ कंटिन्यूअस ऑफेंस। ये ऑफेंस कंटिन्यूअस ऑफेंस की श्रेणी में आता है। कंटिन्यूअस ऑफेंस वो होता है जो लगातार घट रहा हो। ये ऐसा मामला नहीं है कि आज घटा और आपने पकड़ लिया, ये पिछले 4-5 वर्षों से लगातार घटता चला आ रहा है। तो जीरो टॉलरेंस का तो इशू और शब्द का प्रयोग भी इस मामले में कतई नहीं किया जा सकता। तो मेरी भाजपा के नेताओं से ये गुजारिश है कि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना करके सार्थक हरियाणा सरकार के खजाने में ये पैसा कैसे वापस जाए, इस और ध्यान केंद्रित हमारा करना चाहिए। दूसरा, मेरा करनाल के लोगों से, आप सब साथियों के चैनल्स के माध्यम से उनकी राय भी लेनी बहुत आवश्यक है, ताकि आपके कमेंट्स ही सिर्फ मुख्यमंत्री अगर पढ़ लें तो उन्हें गुलदस्ता गैंग की राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे 5-6 साथियों, आप जितने साथियां खड़े हैं, आपके कमेंट्स भरी पढ़ लें, करनाल की जनता क्या चाह रही है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को एक रास्ता मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आंख पर धृतराष्ट्र की तरह जो पट्टी बंधी है वो करनाल के गुलदस्ता गैंग में डालने का काम पिछले कई वर्षों से किया हुआ है। वो गुलदस्ता गैंग जो डीसी निशांत यादव को सबसे ज्यादा ऑनेस्ट ऑफिसर की तकमीह दे रहा था, और हम लगातार बोल रहे थे कि वी हैव नॉट सीन उनसे ज्यादा डिसऑनेस्ट ऑफिसर इन करनाल, उसको गुलदस्ता गैंग ऑनेस्टी की तकमीह देने का काम करता है। तो मेरी गुलदस्ता गैंग से भी गुजारिश है कि इस शहर को बसने जीने दो, अपने घरों में शांत होकर के बैठ जाओ, ताकि करनाल शहर के लोगों की ये लूट जो है वो बंद हो सके। ये लूट गुलदस्ता गैंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 5-6 लोग हैं जो ऑफिसर के आते ही गुलदस्ते लेके पहुंचते हैं, और वही 5-6 लोग मुख्यमंत्री को घेरे रहते हैं और मुख्यमंत्री को ये गलत सूचनाएं देने का काम करते हैं। तो दो ही परिस्थिति उत्पन्न होती है, या तो मुख्यमंत्री तक परिस्थितियां गलत जा रही हैं, या मुख्यमंत्री जानबूझ के सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरी कोई विकल्प पैदा नहीं होता। अब आपके माध्यम से मेरा सवाल, करनाल की जनता ही बताए कि क्या इन 4000 रजिस्ट्रियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप करनाल के लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपके कमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ लें।
और करनाल के लोगों की बात के ऊपर ही संज्ञान लें। पहला सवाल तो मेरा करनाल की जनता से हाथ जोड़ करके यह है कि कृपया इस बिंदु पे अपने कमेंट जरूर दे दें। दूसरा मेरी करनाल की जनता से ये सवाल है और एक निवेदन है कि इतने दिन से घोटाला चल रहा है, क्या मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी को इस मुद्दे पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मेरा फिर सवाल है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया को इस सारे मुद्दे पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या संजय भाटिया को यह मांग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि करनाल और पानीपत जिले के अंदर जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी जांच करें? Do you think this is their accountability? Yes, he is a public representative. He is supposed to be. He is elected. मैं फिनिश कर लूं सर, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है ना। अनिल विज जी के ट्विटर हैंडल को क्या इस मुद्दे के ऊपर चुप होना चाहिए? क्या ये छोटा मुद्दा है? अनिल विज जी का ट्विटर हैंडल क्यों चुप? एमएलए करनाल का ट्विटर हैंडल पिछले 3 दिन से इस मुद्दे पे चुप क्यों है? करनाल की जनता बताए कि क्या मुख्यमंत्री करनाल को, हरियाणा को, करनाल के लोगों को यह आश्वासन नहीं देना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में जो भ्रष्टाचार इन रजिस्ट्रियों के माध्यम से हुआ है, चाहे वो किसी ने किया है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हैं, मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। क्या यह आश्वासन करनाल के मुख्यमंत्री को, करनाल की जनता को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। हमने बारी बारी कहा कि ये नेक्सस निशांत यादव, तहसीलदार करनाल, डीटीपी करनाल के बीच में है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट करनाल में हुई है उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। करनाल की जनता बताए 100 करोड़ 107 करोड़ के अंदर करनाल के अंदर लाइटें लगाई गई स्मार्ट सिटी के नाम पर। यह प्रोजेक्ट डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर करनाल की देखरेख के अंदर लगा। करनाल की जनता बताए कि क्या इन लाइटों से करनाल को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और मुख्यमंत्री जी जानते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे निशांत यादव जी ने 250 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सैंक्शन किया। गुलदस्ता गैंग ने पूरा प्रचार इस बात का किया कि इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं इस बात पे नहीं जाता कि ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, पर आपके माध्यम से करण गेट के हमारे दुकानदार भाई, पुराने जीटी रोड के हमारे दुकानदार भाई, उनकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। सब भाई अपने कमेंट लिख करके बता दें कि क्या इस फ्लाईओवर की जरूरत है कि नहीं। पर सवाल इस बात का है कि जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सीधे टेंडर इशू करके कौन से पैसे को साइफन करने का खेल करनाल के अंदर चल रहा है, इस बात का जवाब पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के आज तक के जितने कार्य हुए हैं उनका ऑडिट करके उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी सबूत मांगते हैं, मैं तो छोटी सी बात कह दूंगा, जिस दिन करनाल आए, करनाल की एंट्री पे ब्रेक लगा दें। गाड़ी जैसे ही करनाल में कदम रखे वहां ब्रेक लगाएं। जो द्वार बना है, गीता द्वार, किसी भी ठेकेदार को बुला करके उसकी कीमत पूछ लें और पुराने डीसी साहब से पूछ लें में कितने का बिल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से इसका दिया। 30 लाख की चीज़ 1 करोड़ से ऊपर का बिल वो दिया है, तो वो जो बचे हुए 70 लाख हैं वो कहाँ गए हैं, इसको भी ढूंढने का काम जो है करनाल के मुख्यमंत्री करने। ये तो एक गेट है। जो भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो तो आपने करनाल शहर के चारों तरफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स के रूप में लगा दिए हैं कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है भ्रष्टाचार। इसको हम पूरे स्तंभों के रूप में, भ्रष्टाचार के स्तंभ जो हैं करनाल शहर के चारों तरफ गड़वाएं कि जब तक करनाल शहर की जनता जीवित रहेगी, पीढ़ियों तक
याद रखा जाएगा कि कोई ऐसी सरकार थी जो इससे इतना बड़ा भ्रष्टाचार करती थी। ये स्तंभ लगाने का काम पिछले 5 वर्षों में किया है। तो मेरी आप सब साथियों के माध्यम से ये मांग है कि इस सारे प्रकरण की केवल डीटीपी के डिस्क्लोजर के ऊपर ही बात खत्म नहीं हो रही। ये ओपन एंड शट केस डिस्क्लोजर का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। इस केस की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि हमें फोगाट साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। परंतु मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा बल की आवश्यकता है। इस इतने बड़े व्यापक स्कैम को जब इसकी गहराई से जांच होगी तो मेरा ये मानना है कि ये 200-300 करोड़ तक ये स्कैम निश्चित रूप से करनाल के अंदर पहुंचने का काम होगा। तो इस सारे मामले इतने की तो एसेट्स ही है जी अफसरों की। हाँ, वो सारे अभी रिकॉर्ड नहीं आया तो पता लग जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों की हमारी डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि वो इसकी या तो न्यायिक जांच कराएं या सीबीआई जांच इसकी कराएं, तो जाकर के और एक एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उनको इसके अंदर बुक करके और जनता का जो पैसा है वो रिकवर किया जाए और हरियाणा सरकार के खजाने में उसको जमा करवाने का काम किया। राठौर साहब, एक बड़ा सवाल है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सीएम साहब ने कार्रवाई नहीं की, आपको लगता है कि तहसीलदार की गिरफ्तारी, डीटीपी की गिरफ्तारी, को अरेस्ट किया है, एससी किंगर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, कल रात को सिविल लाइन थाने में अरेस्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको बता के ही किया होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं बोला होगा कि हाँ करो भी। करनाल से ही अगर शुरुआत हुई है, जड़ें करनाल में है, तो टहनियां तो पूरे हर जिले के अंदर है। देखिए, दोनों अफसर्स जो हैं, आप इस बात को समझिए, दोनों अफसर्स चीफ मिनिस्टर के ब्लू आइड ऑफिसर्स और लंबे समय से तैनात थे, ब्लू आइड ऑफिसर्स थे। और मैंने पहले भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि जब डीटीपी की करनाल की गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी से पहले 5-6 दिन से लगातार कंप्लेनेंट ने रिकॉर्डिंग्स डीटीपी की और अपनी वार्तालाप की रिकॉर्डिंग्स की। उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर तमाम बातें डीटीपी ने डिमांड भी रखी। डीटीपी के ड्राइवर ने यह भी बताया कि किस किस तक साहब पैसा पहुंचाने का काम कर रहे थे। उसमें पॉलिटिकल लोगों के नाम भी हैं, उसमें सीनियर कमिश्नरों के नाम भी हैं। जब विजिलेंस में कंप्लेंट होने से पहले ये तमाम रिकॉर्डिंग्स हो चुकी थी, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ऑप्शन नहीं बचती सिवाय इसके कि इनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए। अगर वो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो जाती और मामला ना होता तो मौजूदा सरकार को मुंह दिखाने की भी जगह कहीं नहीं मिलती थी। और मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उन रिकॉर्डिंग्स को सार्वजनिक करो। वो गिरफ्तारी के बाद जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही अभी तक? किस किस के नाम हैं उसके अंदर? डायरी भी बता रहे हैं, उसको भी सार्वजनिक डायरी का भी कल चर्चा आई है। परंतु जो ये गिरफ्तारी इन अफसरों की हुई है, मेरा फिर ये कहना है कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। देखिए, वो एफआईआर इसलिए हुई है, एडीसी ने तो खिलाफ लिख के दे दिया था। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मैंने जब ये जांच शुरू हुई थी, जब भी मैंने कहा था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके पीछे लॉजिक था। मैं कोई ज्योतिषाचार्य के रूप में बात नहीं कर रहा था, उसके पीछे क्लियर लॉजिक था कि एससी करनाल वो स्मार्ट सिटी के एससी थे, स्मार्ट सिटी को हेड डीसी करनाल कर रहे थे। वो पैसा जो एससी के पास जा रहा था उसके लिए अकाउंटेबल स्मार्ट सिटी का हेड भी था, जो कि डिप्टी कमिश्नर करनाल है। और इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर ने अपने सबॉर्डिनेट को सौंप दी, जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर करनाल का है। तो उस इंक्वायरी के अंदर कुछ होना जाना